हाँ भाई, कोई ऐसा तो नहीं है जो कल नहीं आया है और आज आया है? तो खड़े हो जाओ। नहीं नहीं, एक एक को कहाँ गया था कल? कौन से ऑफिस में? मेरी क्लास में आए नहीं, ऑफिस वाले क्या लगा देंगे? तुम्हें ऐसे सबको गलत फहमियां रहती है। मेरे से बड़ा कोई कोचिंग में थोड़ी ना है। तो क्लास लेने तो मैं आया था, तू किसको क्या कहने गए, क्या फर्क पड़ा? अच्छा, फिर तू 1 घंटा उस ऑफिस में रुका रहा तो एक्सक्यूज कैसे करेगा? हैं? फिर 15-20 मिनट में क्या हो गया आपका? नहीं, 15-20 मिनट में क्या हुआ आपका? काम क्या हुआ? क्या लगवा देंगे? क्लास तो मैं लगवाता हूं सबकी, कोई क्या लगाता? क्लास तो सब A to Z मेरे पास है। आपको लगा मेरे अलावा कोई लगा देगा डायरेक्ट? टाइम टेबल मैं बनाता हूँ, डालता हूँ, उनको वही क्लास लेनी होती है। तो प्रॉब्लम मेरे पास आनी चाहिए। तो ये ऐसे एक्सक्यूज काम नहीं करते हैं। बैठो। हाँ, तुम खड़े हो जाओ। हैं? गाँव गया था कल, क्यों? मामा जी की सगाई में गया था। हो गई सगाई? तुम्हारी भी हो गई? बैठो। तुम हैं? इतना कितना गाल से तेरे से खड़ा नहीं हुआ जाता। हाँ, फॉर्म भराने गया था, किसका? पॉलिटेक्निक का फॉर्म भराने गया था, किसी के साथ गया था तुम? कोई दोस्त ने फॉर्म भरना था, तूने भरा था पॉलिटेक्निक में? कहाँ पर, कहाँ एडमिशन लिया? कहाँ एडमिशन लिया? तो फॉर्म भरने कहाँ गया? अरे दादा, फॉर्म भरने कहाँ गया? ई मित्र हैं? पास में गए ई मित्र? तो ये तो क्लास के बाद ही जा सकता था। वाह, ई मित्र वाले ने कहा कि मैं तो 12 से 1 ही है जो भरूंगा फॉर्म है, तो ई मित्र वाला दूसरा पकड़ ले। तुम एक्सक्यूज तो ढंग के दो कम से कम। बैठो। और कौन नहीं आया? बाकी तो सब आए ना? हाँ, खड़े हो जाओ। नहीं नहीं, मैं बिना पूछे मैं उनको सीट ही क्यों दूंगा? मैं सीट उनको ही दूंगा ना जो हाथ खड़ा करेगा। हाँ, तू गांव चला गया था? कितने बजे गया? कितने दिन हो गए गए हुए गांव? शनिवार को गया था। तो ट्रेन से जाता है? थोड़ा इधर हो जाओ, 2 जने पीछे हो जाओ ना, 2 पीछे बैठ दो। इधर बैठ दो, नहीं इधर बैठ दो, उधर खिसक दो। हाँ हाँ, बैठ दो बैठ दो, उधर खिसक। ट्रेन में जाता है? ट्रेन से आता है? तो टिकट बता। फर्जी जाता है? बैठो। देखो, आपको दो सीटें। चलो भाई, कल हमने काफ़ी सारे भाग देख लिए थे। आज हमें देखना है, ये है राउल प्लग।
राउल प्लग का कार्य होता है दीवार में सुराग निकालने के लिए। जब वायरिंग करते हो तो एक कमरे से दूसरे कमरे में वायरिंग जाता है तो वायर जाता है, सुराग निकालना पड़ता है। उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? राउल प्लग का। और इसमें बिट ज़्यादा गर्म होता है तो बिट को ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पानी का। बार बार वहाँ पानी छिड़क देते हैं, इससे बिट क्या रहता है? ठंडा रहता है और आप आराम से दीवार में सुराग निकाल सकते हैं। बिट को ठंडा करने के लिए सुराग पर पानी डाला जाता है। ये हमारे पास वायरिंग में प्रयुक्त होता है, वायरिंग के केस में ही काम में लिया जाता है। इसमें यहाँ पर हथौड़ी की क्या करते हैं? चोट। ओके हैं? 4-5 सीट कम पड़ गई। किस किस के नहीं आई? आप उसको फोन कर दे, हाँ तो अगला लेके आएगा। हो गया भाई? हैं? होल्डर किसे कहते हैं? किसका बना होता है? होल्डर कुचालक होता है, रबर का प्रकार का कठोर रबर पदार्थ होता है जिसको आप मजबूती से पकड़ के रखते हैं। और होल्डर का कार्य क्या होता है? होल्ड करना। जैसे मान लो बल्ब का होल्डर है तो होल्डर क्यों कहा है उसको? क्योंकि वो बल्ब को एक जगह पकड़ के रखता है, इसे होल्डर कहते हैं। तो ये होल्डर क्यों कहलाया? कि हम इसको हाथ में पकड़ के रखते हैं, पीछे हथौड़े से चोट मारते हैं, तो ये होल्डर कहलाता है। कठोर रबर का बना होता है। क्या हुआ? अगला हमारे पास है चीजल। चीजल यानी छेनी। छेनी एक तो है कोल्ड चीजल, ये पत्थर पर काम में ली जाती है। और फिरमर चीजल है जो 2 प्रकार की होती है, धात्विक अवांछित भाग को हटाने के लिए और दूसरा लकड़ी के लिए काम में ली जाती है। लकड़ी को चीरने वीरने में भी काम में ले सकते हैं। इसमें जो कटिंग सिरा है वो तो 35 डिग्री से 45 डिग्री मुड़ा होता है, कटिंग सिरा यानी यहाँ से। और ये फोर्जिंग कोण होता है, ये 60 डिग्री से 70 डिग्री होता है। इसकी जो बॉडी है ये हमारे पास कैसी होती है भाई? षटभुजाकार होती है। और ये जो हेड है इसके ऊपर हथौड़े की क्या मारी जाती है? चोट। इसलिए इसे स्ट्राइकिंग एंड कहते हैं। जहां स्ट्राइक किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्राइकिंग एंड। पूछे इसका सिरा है, जो स्ट्राइकिंग सिरा है वो कैसा होगा भाई?
जो हेड है, तो आप कहेंगे हेड का आकार होगा मशरूम प्रकार का। मशरूम में क्या होता है भाई, इस प्रकार का होता है ना, चारों ओर ही अतिरिक्त भाग निकल जाता है। और बॉडी का आकार कैसा होता है, षटभुजाकार। किसका छेनी का प्रयोग करते हैं, वस्तु को, पत्थर को तोड़ने के लिए, चीरने के लिए और अवांछित भाग को हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। है फेरमर चीजल में जो हमारे पास लंबाई होती है, और चाहे कोई सा भी भाग हो, इनमें लंबाई हमारे पास यहाँ से यहाँ तक ही होती है पूरी, क्योंकि ये एंड पॉइंट ये होता है। इसमें बीच में लंबाई मापने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो हेक्सा में कॉन्सेप्ट आता है। इसमें लंबाई मापने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो पत्थर को तोड़ने चीरने वाला भाग, तो ये चोट मारने वाला भाग, ये तो ये लंबाई तो पूरी मानी जाती है, क्योंकि टॉर्क के केस में पूरा काम आता है, तो इसलिए लंबाई क्या मानी जाती है, पूरी। ऐसा ही इसमें है। लिख ले भाई। अब हमारे पास अगला है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सवाल आता है हेक्सा में ब्लेड की लंबाई कहां से कहां मापी जाती है। तो इसमें जो केंद्र बिंदु है इसका मध्य भाग, और इसमें भी जो ये केंद्र बिंदु है, मतलब छिद्र है, छिद्र का केंद्र बिंदु मध्य भाग, ये जो है, इनके बीच की दूरी क्या मापी जाती है भाई, हेक्सा ब्लेड की लंबाई। हेक्सा में ये सवाल पूछा जाता है, तो आप कहेंगे छिद्र के केंद्र बिंदुओं के बीच की दूरी। ब्लेड के दोनों तरफ छिद्र होते हैं, ब्लेड के दोनों तरफ छिद्र हैं, छिद्र के केंद्र बिंदुओं के बीच की दूरी, छिद्रों के बीच की दूरी नहीं है, छिद्रों के केंद्र बिंदु के बीच की दूरी, ये किसकी लंबाई होती है, ब्लेड की लंबाई। हेक्सा काम क्या करता है, पीवीसी व धात्विक पाइप को काटने के लिए माइका को काटने के लिए ठीक है। ये हमारे पास विंग नट है। विंग नट कैसे होता है भाई, जिसको आप हाथ से मजबूती से कस सकते हो। विंग, उसे उस नट को क्या कहते हैं, विंग नट कहते हैं। मजबूती से ब्लेड को कसने के लिए। अब होते हैं इसमें दांते कैसे होते हैं भाई, इस दांते को हम क्या कहते हैं, साटूथ। आरी दंत है ना, दांते तो यही होते हैं, साटूथ। साटूथ यानी आरी दंत, आगे की तरफ होते हैं। इसका फ्रेम है, फ्रेम का आकार कैसा होता है भाई, यू आकार। फ्रेम का आकार कैसा होता है, यू आकार। अब देखो कि हमारे पास कठोर हेक्सा भी हो सकता है और नरम
चीरने के लिए भी होता है। कठोर वस्तुओं को चीरना है तो इसमें दांता कितना होता है भाई, 30 डिग्री से 40 डिग्री कोण बनाता है। नरम वस्तुओं के लिए कितना डिग्री कोण बनाता है, 40 से 50 डिग्री। ये किसके कोण है भाई, दांता दंत कोण, ये दंत कोण होते हैं। ये हेक्सा ब्लेड है। हैंडल किसका बना होता है, लकड़ी का। हैंडल किसका बना होता है, लकड़ी का। हो गया भाई। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास ये कौन सा है, चुल आरी यानी टेनेंसा। इसका कार्य क्या है, लकड़ी को काटने के लिए काम में लेते हैं। लकड़ी को काटने के लिए क्या काम में लोगे, तो आप कहते हैं एक तो उप परिपथ बॉक्स बनाते हैं, वहां पर भी हमारे पास लकड़ी होती है। दूसरी होती है बैटन वायरिंग में, केसिंग कैपिंग में, यहाँ पर काम में ली जाती है। बाकी इलेक्ट्रीशियन वाले इसको क्यों लेके घूमेगा, जहाँ लकड़ी होगी लकड़ी चीरने के लिए काम में ली जाएगी। इसमें दांते क्या होते हैं भाई, दांते होते हैं पीछे की ओर। लगभग आपके जितने भी भाग बने होते हैं हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। धातुएं आपको लिखने की जरूरत पड़ती नहीं है, धातुएं आपसे कोई लफड़ा नहीं पूछता है। धातुएं इतना ही पूछने का शौक है वो है फिटर वालों को। आपको ये इसलिए पूछा जा रहा है ये टूल्स कहाँ काम में ले रहे हो, आप टूल्स बनाने वाले नहीं हो, आप टूल्स का क्या है काम में लेने वाले हैं। तो आपको पूछा जाता है कौन सा टूल चाहिए, कहाँ कहाँ काम में लेते हैं। फिटर वालों को क्या है टूल बनाना पड़ता है, तो उनके क्या है कि कॉमन टूल्स यानी भाग बहुत लंबा चौड़ा होता है, उनको धातु होते हैं। हमारे लिए तो लगभग हाई कार्बन स्टील के बने होता है मुख्य थे, इसलिए धातु का इतना लफड़ा है ही नहीं। और न धातु का लफड़ा पड़ने की जरूरत है
एंड ने सवाल पूछे हुए हैं। क्या हुआ? कोई समझ आ रही है? ओके। अगला है की होल सा। तो बताइए भाई, की होल सा का प्रयोग कहां किया जाता है? संक्रिय स्थान पर किसी भाग को काटने के लिए, चीरने के लिए। की होल सा का मतलब चाबी जितना सा स्थान चाहिए की के जितना, तो वही हमारे पास क्या होगा? की होल सा। तो उप परिपथ बॉक्स में स्विच के सॉकेट के भाग काटते ना, तो उसके लिए भी हम किसको प्रयोग किया जाता है? की होल सा। संक्रिय स्थान में लकड़ी को काटने के लिए। ओके। अगला हमारे पास है रेती यानी कि फाइल। रेती यानी कि फाइल। रेती का कार्य क्या होता है? लेवल करना। हैं? अवांछित भाग को हटाने के लिए हम इसका विशेष रूप से रेती का प्रयोग करते हैं। यदि मान लो कहीं वेल्डिंग भी कर दिया या कुछ ऐसा भाग कर दिया जहाँ पर कोई कील निकली हुई रहती है, कोई ऊपर भाग निकला रहता है, तो आप रेती से उसको क्या करते हो? घिस देते हैं। तो एक तो अवांछित भाग हटाने के लिए तो काम में लेते ही हैं। दूसरा है, रेती में सवाल ये आता है, एक होती है डबल कट रेती। डबल कट रेती जो होती है, तो आप कहेंगे स्मूथ कार्य के लिए। डबल कट रेती का मतलब ये है, ये कौन सी है भाई? डबल कट। सिंगल कट रहती है, ये किस लिए काम लेते हैं भाई? अरब कार्य के लिए। ये सिंगल कट रहती। एक होती है बास्टर्ड, अदम।
साधारण कार्य के लिए। ये कौन सी रेती होती है? रास्प कट रेती। तो सब अलग अलग प्रकार की रेतियां हैं। अब एक हमारे पास सपाट रेती, मिरेकल फाइल, त्रिभुजाकार, वर्गाकार, सर्गवर्ताकार, आगे चित्र में भाग लिखा हुआ है कि नहीं है, उससे ही पहचान होती है। देखो कहीं पर भी आपके पास मान लो 60 डिग्री कोण, 90 डिग्री कोण, 120 डिग्री कोण, अलग अलग कोण कटे होते हैं। तो उस हिसाब से आपको कहाँ पर कौन सी रेती प्रयोग करनी है, तो कई जगह त्रिभुजाकार करते हो, कई जगह क्या करते हैं वर्गाकार, कई जगह आयताकार यानी सपाट रेती काम लेते हैं, कई जगह लेते हैं अर्धवर्ताकार। तो वो आपको जहां उपयोग करना है उसके आधार पर रेती का चयन करना पड़ता है। स्मूथ कार्य के लिए ये नहीं डबल कट रेती। स्मूथ कार्य मतलब जिसमें खुरदरापन नहीं आए, फाइन कार्य हो। जैसे मान लो कोई आपको लोहे के ऊपर ही आपने कोई वेल्डिंग कार्य किया या अन्य कार्य किया, कोई अन्य भाग लगा हुआ है, उसको एकदम सपाट करना चाहते हैं जिसे पता ही नहीं चले, तो वो कार्य क्या कहलाता है? स्मूथ कार्य। और रफ कार्य किसे कहते हैं? कि फटाफट में करके पूरा फ्री करो, तो उसमें थोड़ा बहुत खुरदरापन है जो चल जाता है। जैसे नहीं होता है, आप जाओ किसी दुकान पर, फर्नीचर बने, फर्नीचर वाली दुकान पर आपको एक कुर्सी मिलेगी 4000 में, और उसी फर्नीचर की दुकान पर एक कुर्सी मिलेगी 18000 में। शक्ल लगभग मिलती जुलती होगी, पूरी नहीं मिलेगी, लेकिन उसमें स्मूथनेस का पूरा फर्क आएगा। ठीक है। इसी प्रकार आप कई मोबाइल लेते हैं, तो मोबाइल तो लगभग अब तो स्मूथ आते हैं। पहले मोबाइल आते थे चाइना वाले और नोकिया वाले, तो उनके जो किनारे थे वो स्मूथ नहीं होते थे। आजकल वाले तो मोबाइल में तो सब गोलाई बराबर कटी होती है, पहले वाले ज़्यादा स्मूथ नहीं होते थे। तो स्मूथनेस के फर्क वो होता है। ये हमारे पास रहती है, ये भाग कहलाता टिप, ये कहलाता हील, ये कहलाता है टेंग, ये कहलाता है हैंडल, ये कहलाता है एड्ज यानी किनारा, और ये हमारे पास जो भाग है ऊपर वाला भाग ये कहलाता है फेस। और इसकी लंबाई ली जाती है टिप से लेके हील तक।
क्लियर। तो ये रेती का बाग बनाओ, बनाओ, जहाँ जगह है वहाँ बना लो। हाँ, इंग्लिश में बनाते तेरे क्या दिक्कत है? अब फेस को तू फेस ही लिखेगा, चेहरा तो लिखेगा नहीं। अब हिंदी में कैसे लिखूं? ऐसे लिख दूं फेस, इसका लिखना तो फेस ही पड़ेगा, चेहरा तो लिख नहीं सकते हैं। हैंडल को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, हिंदी में? ऐसा लिखा हुआ कहीं देखा? हैंडल ही देखा ना अभी, तो हैंडल लिखा है। एड यानी किनारा, हील यानी ऊंचा, टिप यानी अंतिम पॉइंट बिंदु, ठीक है। फेस यानी चेहरा, और तो क्या बताएं फिर? अब जो मैंने लिखा वो ठीक ही लिखा है। आया नहीं सीट है? क्यों? तो 4 प्रिंट निकालने के लिए गुजर थड़ी गए। इधर पूछ एरिया, एरिया में नहीं आ रही क्या? पूरी मेष नगर में लाइट नहीं है, तो अपने बैठने कितनी देर चलेगी? चल जाएगी। कब गई लाइट? 12 बजे। तो बता शंकर, कमेंट में क्या लिखा हुआ पढ़ा आपने? ठीक है, दूसरा क्या था? तो उसका उत्तर मैं नहीं दे सकता था, वो तो आएगी तब आएगी, मुझे क्या पता। दूसरा था कि आप ऑनलाइन वालों पे ध्यान दीजिए। तीसरा था उसी का कमेंट, फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं समझ में आए, न्यूमेरिकल में पढ़ा भी नहीं रहा अभी। चौथा है सर बाकी की क्लास कब होगी? अब पता भी नहीं चल रहा बाकी की क्लास कौन सी करनी है, इसीलिए मैंने उत्तर दिया नहीं था। इससे मैं ये चेक कर रहा था आपकी नज़र 6/6 है कि नहीं है। नज़र तो 6/6 है, इतना दूर से आपने पढ़ लिया। देखो मैं एक बात ठीक है भाई, कई बच्चे कहते हैं कि मैथ कमज़ोर, हमने मैथ में कमज़ोर के लिए शाम को क्लास लगा दी। अब उस क्लास को ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं? ऑनलाइन करने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा ना, तो ऑफलाइन पढ़ोगे तभी तो मैथ सुधर नहीं होगी। कमज़ोर के लिए तो लगा ही है, ऑनलाइन करने के लिए तो क्या होता है, चाहे 2 भी हो चाहे 4 भी हो, कहेगा सर ऑनलाइन कर दो। ऑनलाइन नहीं करनी है तो ऑनलाइन तो पढ़ी है, पहले से पढ़ी हुई, हमने कौन से डिलीट मार दी? वो तो पहले से पढ़ी हुई पढ़ी है ना, ऑनलाइन तो पूरी पढ़ी हुई पढ़ी है। फिर भी कोई बच्चे की कमजोर रहेगी तब इसको ऑनलाइन कैसे पढ़ाएं वापस? ऑनलाइन तो पढ़ी हुई पढ़ी है, हमने को हटाई थोड़ी कोई क्लास। क्या हुआ? ठीक है, ये क्या है? तार को छिलना, तार को छीलने के लिए यानी इंसुलेशन हटाना, यही हुआ। परीक्षा में नाम आएगा तार विलगक, ये नाम है। तार विलगक,
हो गया? चलो अगला देखो। अगला है हमारे पास क्रीपिंग टूल। कौन सा टूल है भाई? क्रीपिंग टूल। क्रिप का मतलब होता है मजबूती से पकड़ बनाना। मजबूती से पकड़ के लिए इसमें क्या होता है, एक हम काम लेते हैं लक्स। इस प्रकार के लक्स होते हैं जो बैटरी के टर्मिनल को हम जोड़ दिया आपने, ठीक है, और तार को लाके इसके अंदर फंसा दिए जाते हैं। फिर ये जो भाग है ना, इसको क्रिपिंग टूल के माध्यम में से बीच में डाल के और इस पर क्या दिया जाता है, जोर। तो तार है वहीं पर पकड़ बना लेते हैं, यानी फिर तार को खींचोगे तो भी अलग नहीं होगा। और इसको आप बैटरी के टर्मिनल से जोड़ के आप स्क्रू या नट कस सकते हैं। इससे हमारे पास एक तो स्पार्किंग नहीं होगी, क्योंकि तार, यदि तार को डायरेक्ट कसोगे ढीला होगा, और दूसरा है कि तार को डायरेक्ट कसोगे तो ऑक्सीकरण की क्रिया के कारण कोरोजन दोष होता है, और इससे कोरोजन दोष भी क्या होता है, कम। और अंतिम सिरे पर जब लक्स के साथ इसको लगाया जाता है, लक्स के साथ जोड़ने के लिए, तार को जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है। ये भी हमारे पास अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक होता है हाइड्रोलिक, एक होता है हैमर क्रीपिंग टूल, इलेक्ट्रीशियन सामान्यतः कौन सा काम लेते हैं, हैंड क्रीपिंग टूल। ये हमारे पास कौन सा है, हैंड क्रीपिंग टूल, हैंड क्रीपिंग टूल है। क्लियर? ठीक है भाई। अगला हमारे पास है, ये कौन सा है, स्नीप। स्नीप होता है जो मोटी धात्विक शीट काटने के लिए। और जो बेंट स्निप होता है,
गोलाई में सीट को काटने के लिए जो काम में लिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं भाई? बेंट स्निफ। हो गए? नीपर के लिए अलग से कुछ मत लिखो, एक ही लिखो। ये हमारे पास है डायगोनल प्लायर, एक देखा ना भाई, विकर्ण प्लायर, वही नीपर है भाई। विकर्ण प्लायर हमने पहले पढ़ा था, ये इसे क्या बोलते हैं? डायगोनल। यही हमारे पास क्या कहलाता है? नीपर कहलाता है। एएलपी का एग्ज़ाम कब तक होगा? एएलपी के एग्ज़ाम की भाई डेट कोई सी भी आए, कोई पता है नहीं। आप अपनी तरफ से तैयार हो हैं? कभी भी आए, कोई मतलब डेट पता तो है नहीं। मैं तो आपको ये बताऊं, मुझे तो ऐसा लगता है कि ज़्यादा गुंजाइश है कि कभी भी सीटें बढ़ाने का मामला हो सकता है। आप पढ़ते रहो, सीटें बढ़ने का मामला होगा, क्योंकि है ये वैकेंसी में सीटें बढ़ाने का मामला है। ये बड़ा मामला है। बड़ा मामला ये है कि आप यदि ट्रेन एक्सीडेंट के पूरे केस देखोगे तो 2015-16 के बाद बढ़ने लगे थे। 2004 से 2015-16 में कम आए थे केस। अब केस ज़्यादा बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। दूसरा, ट्रेनों में जगह नहीं है बैठने की, तो ट्रेनों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। आज वंदे भारत का भी एक कोई केस आया था कि वंदे भारत, इसलिए वंदे भारत आपको पता है, वंदे भारत ट्रेन चलती है, जो सरकार का प्रोजेक्ट था वो पूरा फ्लॉप। वंदे भारत में कोई क्यों बैठे कि तू इसमें बैठेगा तो भी 4 घंटे पहुंच जाएगी, उसमें भी 4 घंटे पहुंच जाएंगे। तो का फ़र्क क्या है? कि फ़र्क है कि इसमें दरवाजे अपने आप बंद होंगे, इसमें आपको खुद को बंद करना है। कि मैं तो दरवाज़ा खुद को कभी बंद करता भी नहीं हूँ वैसे भी। तो इसमें थर्ड एसी के स्लीपर में, मतलब थर्ड एसी में इसमें लगेंगे 600 रुपये, तो इसमें लगेंगे 900 या 1000 रुपये। तो कहा मैं थर्ड एसी इसमें बैठ जाऊंगा ना, सोता जाऊंगा। तो इसलिए वंदे भारत फ्लॉप चल रही ना, वंदे भारत फ्लॉप ट्रेन है, किधर से भी कोई ढंग की ट्रेन नहीं हुई है। नहीं, ये रियल बात है। जिस हिसाब से इसको प्रोजेक्ट किया गया था वंदे भारत को, ऐसे चलेगी वैसे चलेगी, ऐसे वैसे कुछ नहीं चली। वो हमारे से वो चलती है, यहाँ जयपुर से दिल्ली चली क्या? वो एक चलती है जोधपुर से अहमदाबाद, वो ऐसे खाली पड़ी रहती, कोई जाते नहीं। वो कहते दूसरी ट्रेन में जाएंगे, इसमें नहीं जाएंगे। टाइम तो लगभग बराबर लेते हैं कि नहीं, टाइम कम ले, कितना टाइम कम लेगी? आधा घंटा है। अब ये मतलब उसमें कुछ अच्छा ही नहीं मिली। अब एक नया आ रहा है कि बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। अभी आ गया ना प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन का आ रहा है, जबकि एक्चुअल में अभी भी ट्रेन जो चल रही है वही चल रही है, कोई नया इनोवेशन नहीं हुआ है। इस वंदे भारत की स्पीड से ज़्यादा स्पीड से अभी भी शताब्दी चल रही है, जो पहले से चलती आ रही थी। लोको पायलट का अभी भी सपना है कि शताब्दी ट्रेन चलानी है। एक लोको पायलट, सीनियर लोको पायलट होगा तो उसका सपना क्या होता है? शताब्दी चलानी है। शताब्दी के ऊपर तो कोई ट्रेन ही नहीं है भारत में, तो सबसे लास्ट है शताब्दी। तो शताब्दी चलाने का सपना रहता है।
हाँ, कौन सा? ये सुबह वाला पेपर वाला? इस जो मॉर्निंग में आपका टॉपिक टेस्ट का पेपर होता है, इसका रिजल्ट हम क्या है कि अब आजकल तो निकाल देंगे, अगले मंडे से ऐसा होगा, पेपर तो आपको ऑफलाइन देंगे, आंसर आप ऑनलाइन में जाके भरो, तो रिजल्ट आपको ऑनलाइन में आएगा। समझे मेरी बात को? नहीं समझे? पेपर तो आपको ऑफलाइन दे दिया, 16 आप ऑफलाइन करो, लास्ट में बैठ के आप ऑनलाइन में जो उसका आंसर भर दो सबके, तो ऑटोमेटिक रिजल्ट आ जाएगा। शाम को मुझे पता चल जाएगा कि भाई, नहीं तो टेलीग्राम में ही वो पेपर डाउनलोड करके देते हैं बच्चे, इससे अच्छा वो वहीं पे पेपर दे दें और शाम को मैं जो रिजल्ट बता दूंगा कि कितने नंबर आए हैं। अरे मुझे ये पता चलेगा ज़्यादातर बच्चों से कौन सा सवाल नहीं हुआ है, कहाँ दिक्कतें आ रही, पता थोड़ी ना चलता है। ऑफलाइन पूरा पता नहीं चलता है, ऑनलाइन में क्या पता चल जाता है कि कौन सा सवाल है जो ज़्यादातर बच्चों के गलत हुआ है, कौन सा सवाल है जो ज़्यादातर बच्चों से हुआ नहीं है, ये पता तो ऑनलाइन में चलता है, इधर तो चलता है नहीं, वो एनालिसिस नहीं होता ना। कल वाला रिजल्ट नहीं निकाला, निकाल दिए तो नहीं, रिजल्ट छोड़ो नहीं, तुम्हारे नंबर आए कितने नंबर आए? नहीं, ये तो निकालते रहेंगे। पेपर तो तू दे के गया था, सॉल्यूशन हमने कराया था 62। हाँ, और किसी के हैं जो 62 से ज्यादा आ रहे हैं? 60, 62 से कम होता है 68, आप कम 68, 68 आ रहा है 75 में से, बहुत अच्छा। और किसी के हैं जिसके 68 से ज्यादा आ रहा है? नहीं आ रहा है, आना चाहिए, क्योंकि 75 नंबर का पेपर है, टॉपिक आपको पहले से पता होते हैं। ऐसे कौन कौन है जिनके 50 से कम आ रहा है? वाह, 2 ही जने हो कि 3? 3 ही जने हो कि 3 ईमानदार हो? कितने आ रहे हैं आपके? 39। तो भाई साहब तूने ऐसे पेपर में क्या किया? मतलब सवाल तो था सीरीज के, कोडिंग डिकोडिंग के 25 सवाल, उनमें तेरे कितने सही हुए? रीजनिंग में मैं सीधा सवाल पूछता हूं, 2 छोड़े ना, 25 सवाल में से कितना सही हुआ? 18 सही हो गया, ठीक है। और मैथ में कितने सही हुए? इधर देख, इधर इधर, नहीं नहीं मैथ में कितने हुए? 15, 14, 13, ये तो 42 होते हैं। तो 9 सवाल आपके गलत हुए हैं। वाह, ये किस में? रीजनिंग है, साइंस के। और ये तेरे आंकड़े तो सारे ही गड़बड़ी है रे जो बोल रहे हो तो कोई आंकड़े वापस नहीं मिला। अब तो मुझे इधर दे पेपर, मैं देखूं। नहीं, मैं कॉमन लिया भाई, सभी के लिए मामला तो एक ही तरह का बैठता है, ऐसे क्या है? बाकी बोल नहीं रहे। जैसे आपका कौन सा गलत हुआ, मैं कर इधर आऊं, बता दो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता तो चले ना, आपको भी पता चले कौन सा गलत हुआ। जैसे सबसे पहले गलत कौन सा हुआ ये बताना। पूरे पन्ने में कोई गलती नहीं हुई इसमें? ठीक हुआ। अब बता। एक तो ये क्वेश्चन गलत होगा। मैथ में इसका एक भी गलत नहीं हो, मैथ में बाकी तेरे से हुआ ही नहीं, ठीक है। ये तेरे गलत हो गया इसमें, ठीक है। और कौन सा? ये गोले लगे वही गलत हुए क्या? चल तू बैठ, आज सवाल करते हैं तेरे। तेरे गलत है, तूने लिखा विस्थापन में परिवर्तन की दर त्वरण होती है, ओडोमीटर वाला गलत हुआ तेरे, किलोमीटर तो गलत होना ही था तेरे। आवर्तकाल का मात्र गड़बड़ हो गया,
आवर्तकाल टाइम पीरियड, टाइम का मात्रा क्या होता है? सेकंड। ये तो कंफ्यूजन भी नहीं है। फिर भी तूने हर्ट्ज किया, हर्ट्ज आवर्ती का होता है। नहीं कोई बात नहीं, पता तो चले ना भाई। 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तुम्हारे गलत हुए, सारे आसान आसान हुए। ओडोमीटर कौन सा उपकरण है दूरी मापने का? ये तुम्हारा गलत हुआ, तुम्हें लगा ये गति मापेगा। एक न्यूमेरिकल वाला, वो तो तुम्हें चर्चा ही क्यों करूं मैं। एक 3.5 kWh है, वो गड़बड़ हो गया। एक kWh आपके लिखा हुआ है 3.6 × 10⁶ जूल, गुणा ही तो करना था। तूने माइनस कर दिया था प्लस की जगह। रीजनिंग में तेरे क्या घड़ियां हैं? निम्न शब्दों डिक्शनरी में पाए जाने वाले क्रम में व्यवस्थित किया। जब अब अंतिम शब्द में बाईं ओर से चौथा अक्षर कौन सा होगा? यह सवाल गलत हुआ। डिक्शनरी हिसाब से तो सीधा लिख दो, और अंतिम शब्द कौन सा है उसमें बाएं से चौथा अक्षर देख लो। यह टिपिकल थोड़ी है। इंटरनेशनल में आगे और पीछे दोनों दिशाओं, ऐसे कितने अक्षर युग में जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में। इसमें गिनने में टाइम लगा होगा, जो तेरे से सही गिना नहीं गया। ये मैं बता दूं आपको, आपकी क्लास में 33वें सवाल क्यों की गड़बड़ हुआ होगा। इंटरनेशनल वाला, इंटरनेशनल स्पेलिंग बड़ी है, और जोड़े जब 6 बनते हैं तो कोई ना कोई 4 5 6 में इसमें गड़बड़ होने की गुंजाइश है। कईयों के हुआ है, ये तो आपका कायदे का ही हुआ है। मतलब ये तो गुंजाइश बनती है इसमें कहीं गड़बड़ हो जाए। ब्रेक डाउन में सभी अक्षरों को वर्णमाला में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? वो तो लिख दो सीधे। ये भी तेरे गड़बड़ हुआ। ऐसी संख्या में कितने अक्षर जिनके ठीक पहले व्यंजन है, ठीक बाद में अक्षर है? ऐसे कितने अक्षर जिसके ठीक पहले व्यंजन है और ठीक बाद में अक्षर है? अक्षर का मतलब क्या हुआ कि स्वर और व्यंजन कोई हो सकता है। अक्षर तो होता ना भाई, स्वर भी अक्षर है, व्यंजन भी क्या है। तो ऐसे कितने मिले? 1 मिले, 2 मिले, 3 मिले, 4 मिले। QA3RI4 W402 ES6, ये क्या गड़बड़ नहीं है क्या? Q@A3RI 4 स्टार है 6T4W4O2, ये सवाल गड़बड़ है। मैं आपको बताऊं, 37 नंबर सवाल है। आप रीजनिंग पढ़ते हैं रेगुलर, मेरे तो 5 साल पुराना मामला हो गया, फिर भी मुझे लग रहा है गड़बड़ है। आप सवाल सुनना ध्यान से। सवाल है, नीचे लिखी व्यवस्था में ऐसे कितने अक्षर है जिनके ठीक पहले व्यंजन है, ठीक बाद में एक अक्षर है? यह सवाल गलत है। इसमें तो उत्तर 0 होता है। हाँ, इसमें या तो अंक होना चाहिए या चिन्ह होना चाहिए। अरे अंकन अक्षर कैसे माना? अक्षर को अक्षर मानेगा। हम अपने घर से थोड़ी मानते, कुछ नहीं मानते हैं। अक्षर को ही अक्षर मानना होता है, अंक को ही अंक मानना होता है। 1 2 3 4 5 अंक है। ABCD है ना, ये अक्षर है। $, है ना, ये प्रतीक है। ये जो है वो रहेगा ना। हम कौन से होते हैं मानने वाले? हम ये थोड़ी कहेंगे आज हम नो को अक्षर मानेंगे। नो को अक्षर मान नहीं सकते, नो तो अंक है। अंक अलग होता है, अक्षर अलग होता है, चिन्ह अलग होता है। ये सवाल है गलत। आपको सॉल्यूशन कराया तो सर ने बताया नहीं। तो कुछ सेम होता नहीं है। सेम नहीं होता ना भाई, भले ही दो लेकिन सेम नहीं होता है। अक्षर अलग होता है, अंक अलग होता है। मैंने कहा
ऐसे मेरी रीजनिंग भी ठीक ही रहे, गड़बड़ मामला है भी नहीं कहीं, बाकी तो कुछ नहीं है। और किसी के ज्यादा गलत हुए ऐसा कोई है क्या बंदा? अरे बताओ तो सही, पता चले। ये जितने भी खोटे हुए ना, इसमें कौटिल्य क्लासेज की खास भूमिका नहीं थी। एक सवाल को छोड़ के बाकी आसान आसान सवाल इसने गलत किए हैं। और आसान आसान तू गलत नहीं करता, तेरे नंबर 45 से ऊपर आते हैं। थोड़ा सा और ढंग से करेगा तो स्कोर बढ़ेगा। आसान सवालों को गलत मत करो, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, दिमाग में जोर लगाओ। है 45 बहुत कहाँ है? खाइयो नहीं जी, क्या उद्देश्य क्या आपका? सीपीटी 1 पास करना, सीपीटी 2 से कोई मतलब नहीं तुझे? अच्छा तो बहुत गहरी बात कह दी। ये तो मैं ही इतने दिन से कह रहा हूं कि 1 पास नहीं होगा तो 2 में क्या मिलेगा आपको, ये तो मैं ही कह रहा हूं। तो वो तो सही मामला है, इसीलिए आपके इतने सारे टेस्ट हो रहे हैं। जो पुराने बच्चे हैं 6 नंबर हॉल में बैठ रहे हैं, उनके इतने सारे टेस्ट हो गए हैं कि वो ढंग से टेस्टों के सवाल वापस देख लेना तो भी न्याल हो जाए। टेस्टों के पेपर इकट्ठा करे तो इतने सारे हो, ठीक है। और इतना मैं आपको बताऊं, लिटरली आप कोई कहीं से भी होगा, इतना कोई कोचिंग कभी भी टेस्ट नहीं कराती है। कोई कोचिंग कभी भी इतने टेस्ट कहीं नहीं कराती है। और मैं जब तक टेस्ट नहीं कराता हूं, मैं शुरुआत में टेस्ट मैं कम कराता हूं सबके ही, तो सभी को लगता है कि शुरुआत में बच्चों को अगर टेस्ट कराते नहीं है तो काफ़ी सारे ये टेस्ट करो वो टेस्ट करो। लास्ट में जब टेस्ट चलते हैं, सबके लास्ट में चले, आज तक जितने भी बैच हैं किसी के शुरू में ज़्यादा टेस्ट नहीं चले। अभी भी जो नए बच्चे हैं उनके टेस्ट नहीं चलते हैं, उनके बिना टेस्ट ही काम चलेगा। टेस्ट चलेंगे सब लास्ट में, पढ़ा हुआ का मतलब वही निकलता है। तो टेस्ट हैं बहुत सारे, भरमार हैं। आज का जो आपने टेस्ट दिया है उसको भी ध्यान से देखना है, कल वाले टॉपिक भी आगे ध्यान से पढ़ के टेस्ट देना है। 50 से नीचे नंबर तो आना ही नहीं चाहिए, ये गांठ बांध लें। इसलिए आप सवाल को ध्यान से देखें, समझें, सोल्व करें, नहीं तो पेपर देने का मतलब नहीं निकलेगा। मैंने फिजिक्स सोल्व करे तो मैंने हर एक का डिटेल सॉल्यूशन पूरा बताया था, आसपास की साइड की चीज़ें भी मैंने बता के जगाया था। तो फटाफट से ही आपको पेपर करना होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना होता है। 60 मिनट में 75 सवाल करने हैं उधर भी। ये क्या है? ये तो क्या धागा और कपड़ा काटने के लिए है? और कैंची का क्या करेंगे? धागा काटने के लिए और कपड़ा काटने के लिए काम में लेते हैं। तो बताओ फिर ये कहाँ धागा और कपड़ा अपने कहाँ काम लेंगे? इलेक्ट्रीशियन वाले धागे का और कपड़े का क्या करेंगे? वाइंडिंग में। वाइंडिंग में आपको पेपर भी काम में लेना पड़ता है, प्रेस पेन पेपर, लेदराइट पेपर, एम्पायर क्लॉथ काम में लेना पड़ता है, आपको धागा लेना पड़ता है, स्लीव काम में लेना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? उनको काटने के लिए इसको कहाँ प्रयोग में करना पड़ता है। ये क्या है? आंतरिक व बाहरी कोनों के 90 डिग्री कोण की जांच के लिए आंतरिक व बाहरी कोनों के 90 डिग्री कोण की जांच के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई।
आंतरिक में बाहरी कोणों के 90 डिग्री के कोण की जांच के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और समतलता जांच के लिए भी प्रयोग किया जाता है। समतलता जांच के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, ट्राई स्क्वायर का। यही होता है। अगला है हमारे पास स्पिनर सेट। स्पिनर किसे कहते हैं? पाना। ये हमारे पास जो प्रोफाइल है ये बॉक्स प्रोफाइल है, आयताकार है कि नहीं है? ये प्रोफाइल हमारे पास कौन सी है भाई? रिंग। यदि देखो ये भी 8 नंबर है, ये भी 8 नंबर है, जब दोनों क्या है? सेम। 8 नंबर कब आएगा? जब एक तरफ क्या होगा? आयताकार और दूसरी तरफ क्या होगा? रिंग। दोनों तरफ भी रिंग है तो 8 नंबर थोड़ी आएगा, फिर आएगा 8 12 नहीं आएगा, तो संख्या है 7 में चलती है कंटिन्यूस में। 7 8 के आते हैं, 9 10 के आते हैं, 11 12 आते हैं, ऐसे आते हैं ना। 12 13 आता है, 12 13 आता है तो 10 11 आता है फिर। हाँ, इस प्रकार आते हैं। तो आपके इस प्रकार ये सेट बनता है। इसमें संक्रिय स्थान पर काम में लेने के लिए जो हमारे पास स्पिनर है वो इस प्रकार का होता है भाई। संक्रिय स्थान में काम में लेने के लिए इस प्रकार का भाग के काम में लिया जाता है। इसका कार्य क्या होता है? नट बोल्ट को खोलने में कसने के लिए। क्लियर है भाई? ठीक है, तो आज इतने पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे आगे।